वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट की बात में हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और कुछ देर पहले बात हो रही थी जनाब एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। इत्तला जो आ रही हैं ज़फ़ीर साहब मौसूल हो रही हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो हम पहले ही कह रहे थे आपको रिलीफ नहीं है इधर। कोई रिलीफ इसके ऊपर नहीं है। आगे चल के इसके ऊपर बात होगी। थोड़ी सी इकोनॉमिक प्लान के हवाले से बात करें ना, और स्ट्रैटेजी के हवाले से बात करें कि 6% का टारगेट तो अचीव किया है, लेकिन हमारे जो लूप होल्स हैं वो क्या हैं, कहाँ कहाँ हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, हमें हाईलाइट करना ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे स्टूडियो में हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब, नमान अब्दुल मजीद साहब, दोनों इकोनॉमिस्ट हैं। हम उनसे बात कर रहे थे और फर्दन दोनों से जो है ये सवाल किए जाएंगे। ज़रा मैं नमान आपसे चाहूँगा ज़रा इस बारे में बात हो जाए। पहले तो थोड़ा सा मॉनेटरी डिसिप्लिन के बारे में बात हो जाए। पहले आपको देखना होगा आपके कैश फ्लोज ठीक हैं या नहीं है। ये जो अभी डॉलर की शॉर्टेजेस हुई हैं, इसमें आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, ये एक बड़ा कंसर्न रहा है। रुपी डॉलर की पैरिटी की वजह से आपकी डेट लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पाइलअप हुई हैं, ये एक बड़ा मसला है। और इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं। तो पहले तो थोड़ा सा मॉनेटरी डिसिप्लिन के हवाले से बात कर ली जाए। आप कैसे समझते हैं कि कैसे ये रिस्टोर होगा और इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी स्पेकुलेटिव मार्केट अभी हो चुकी है कि यहाँ पर बैठे बैठे अगर आप कोई बात करती जाए थोड़ी देर के बाद उसमें अपडेट्स आती है कि नंबर चेंज हो चुके हैं, नंबर चेंज हो गए, तो स्टॉक मार्केट के भी नंबर चेंज हो जाते हैं और 1000 पॉइंट्स मार्केट भी नीचे होती है। कैसे आएगा, कैसे रिस्टोर किया जाए, ये जरा फरमाइए। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि पिछले 3 सालों में जो ग्लोबल इकॉनमी की सूरत हाल रही है, मेरे ख्याल है पिछले 50 सालों में कभी नहीं रही। ठीक है ना, इकॉनमी ठीक चल रही थी, अचानक से कोविड आया, मुकम्मल लॉकडाउन हो गया 2020 में। 21 में पार्शल लॉकडाउन था। 2020 में जब इकॉनमीज खुली हैं तो आपका फ्रेट शॉर्टेजेस हो गई, शिपिंग कंपनीज। आज जो बाइडेन ने, यूएस प्रेसिडेंट ने आज एक ट्वीट की है अपनी तो कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल जो शिपिंग कंपनीज हैं, चंद एक जो 5-6 हैं, उन्होंने अपने चार्जेस जो है 1000% बढ़ाए हैं। 1000%। कहता अब हम एक्शन लेने जा रहे हैं कि किस तरह इनके इस कार्टलाइजेशन को तोड़ा जा सके। अब यूएस का ये कंसर्न है कि 1000% शिपिंग कंपनीज ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना जी, ये हो गया। अच्छा, ये रशिया यूक्रेन वॉर का किसको ख्वाबो ख्याल में मौजूद था कि भाई ये हो जाएगा। अब रशिया यूक्रेन दे आर वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल एंड गैस एंड फूड एंड वीट इन द वर्ल्ड। तो पहली चीज़ तो ये कि इतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रही है दुनिया के अंदर कि जो किसी गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि उसके बावजूद भी इंडिया का रुपया, बांग्लादेश का रुपया तो स्टेबल है, हमारा क्यों नहीं है? उसकी वजह ये कि हमारे पास जो है, हम लोग जो है प्लानिंग जो करते हैं ना, वो 6 महीने से साल की करते हैं। हमारे पास कोई भी प्लानिंग जो है वो 3 से 5 साल की नहीं होती। हम बफर्स क्रिएट नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि भाई हमारी इकॉनमी हमेशा फ्रिंज पे चल रही होती है, फ्रिंज के ऊपर। हम इससे क्या सोचते ही नहीं कि भाई किस किस तरीके से हम ऐसे इकदाम उठाएं कि हमारा जो ये ट्रेड डेफिसिट का ये गैप है, वर्स्ट केस सिनेरियो में प्लानिंग जो होती है ना, वो कंजर्वेटिव बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो में की जाती है ना। हमारे यहाँ तो प्लानिंग होती है 3 महीने या 6 महीने की या साल भर की प्लानिंग होती है मैक्सिमम। 3 सालों में ये प्लानिंग और मुश्किल हो गई थी क्योंकि दुनिया के हालात और ज़्यादा ख़राब थे। तो जब तक मैं अगेन कहूँगा कि अगर आप IMF से भी जान छुड़ाना चाहते हैं, कल रात को मैंने आपको कुछ नंबर से भी मिसालें दी थी कि जो आपके प्रोग्राम में थे कि भाई टोटल 15 अरब डॉलर का आपका गैप है। कितना? 15 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है ना। आप कहें कि भाई कोई ऐसा एक आइटम में इंपोर्ट बंद कर दूं या ये कर दूं जिससे 15 अरब डॉलर का डेफिसिट खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अलबत्ता ऐसे 5 से 7 आइटम मौजूद हैं जिसमें आप 500 से बिलियन, 2 बिलियन डॉलर की, 3 बिलियन डॉलर की इंप्रूवमेंट लेके आएंगे तो आपकी इकोनॉमी में पॉइंट ये है कि अभी जो सबसे बड़ा जो हमें एक सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, वो डॉलर का आउटफ्लो है, वो कैसे रोका जाए। ये जो डॉलर की शॉर्टेजेस हैं, ये एक्चुअली बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सारे नंबर डिस्टर्ब हो रहे हैं। सवाल अगेन यही है कि इसमें किसको रोल प्ले करना पड़ेगा? आया इसमें रेगुलेटर्स को रोल प्ले करना होगा? इसमें सेंट्रल बैंक की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसको भी फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, इंटरवेंशन करनी पड़ती है। तो ये आकर इसको रुपी डॉलर की पैरिटी को मेंटेन करता है, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। काफ़ी देर से एंटिसिपेट कर रहे हैं लेकिन कोई अभी तक हमें इमीडिएट मेजर्स है ना, इमीडिएट मेजर्स आपका जो सवाल है, इमीडिएट मेजर्स जो आपने कुछ लेने होंगे वो ये हैं। नंबर 1, आपका जो ट्रैवल है बेसिकली आपने हवाले और हुंडी के सिस्टम को कंट्रोल करना होगा, जिससे डॉलर में शॉर्टेज बहुत क्रिएट होती है। आप देखेंगे आज से तकरीबन 15 साल पहले एक कानून लाया गया था गालिबन शौकत अजीज साहब के ज़माने में कि आप 10,000 डॉलर जेब में डालें और आपको जिधर जाना हो लेके जा सकते हैं। आज तक वो कानून मौजूद है। कंट्री दिवालिया हो गया, लेकिन दरमियान में एक बार ऐसा भी हुआ था, एक मखसूस मुल्क की एक मखसूस फ्लाइट जो थी, जब इस पर कानून पे पाबंदी आई तो 350 की फ्लाइट में से 10 लोग छोड़ के बाकी लोगों ने टिकटें कैंसिल करा दी थी, क्योंकि वो लोग जा ही वहाँ स्टे रहते कि 10,000 डॉलर लेके जाएं और 10,000 डॉलर लेके आएं। तो भाई सबसे पहले तो आपने एक कानून चेंज करना होगा।
क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का जमाना है। दुनिया का कौन सा शख्स जो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है उसके बाद क्रेडिट या डेबिट कार्ड मौजूद नहीं है। इस 10,000 की लिमिट को फौरी तौर पर आपने 3,000 पे लेके आना होगा। नंबर एक बात। दूसरी चीज ये कि आपने जो स्मगलिंग है, चाहे वो इरानियन बॉर्डर से हो या अफगान बॉर्डर से हो, उसको कंट्रोल करना होगा। नंबर 3 जो है आपके जो अफगान ट्रांजिट रेट का इम्पैक्ट है, इसको आपने कंट्रोल करना होगा। चौथी चीज ये है कि आपकी जो लग्जरी आइटम की इंपोर्ट्स है, लग्जरी आइटम की देखिए ना, बात एकदम नॉन एसेंशियल की बात कहते हैं ना। अब नॉन एसेंशियल यानी गैर जरूरी की डेफिनेशन भी चेंज है, इनकी अलग है, मेरी अलग है, जो बाहर चौकीदार खड़ा हुआ उसका गैर जरूरी अलग है, ठीक है ना। तो हमें अवामी सतह पर यह फैसला लेना होगा कि हमारी जितनी भी लग्जरी आइटम है वो जिनका ताल्लुक एक मखसूस तबके से है, उसके ऊपर आपने कंट्रोल, उसको वक्ती तौर पर 3 या 6 महीने के लिए कंट्रोल करना होगा। और गवर्नमेंट ने ये मैसेज देना होगा। देखिए इस वक्त हमारे 2 प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर चल रहे हैं। एक तो हमारा, जैसे कि यासिर ने कहा कि हमारा ये फंडामेंटल का और इसका इशू है। दूसरा हमारा इशू इकोनॉमिक सर्टेनिटी का है, रोड मैप का है। भाई बात ये कि आप एक कारोबारी आदमी हैं, आपको पता ही नहीं 6 महीने बाद या साल बाद क्या सूरत हाल होनी है, आप क्या काम करेंगे। आप अभी मॉनेटरी या फिस्कल डिसिप्लिन की अभी आपने बात की यासिर, बात ये है कि भाई आज से कुछ सालों पहले आपका इंटरेस्ट रेट 5% था, फिर वो 13% हो गया, फिर 7% पे आ गया, आप 15% तो गवर्नमेंट बोरो करेगी, प्राइवेट सेक्टर 18% में बोरो करेगा। और भाई अगर आपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की गलती कर ली और बैंक से आपने 60-70% अगर बोरो करके जो है वो लगा लिया, तो आप तो गए काम से, आपने फिजिबिलिटी बनाई थी 5-7% पे। प्रैक्टिकल नहीं है तो ये देखो इस तरीके से जब तक गवर्नमेंट रोड मैप नहीं देगी, आपको फ्रीज नहीं करेगी कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। रोड मैप की आप बात करें नुमान, बिल्कुल आपने ठीक कहा। फारूक साहब किस तरह देखते जो चीज़ें, ये बात जिन पे फोकस किया इन्होंने, चाहे अफगान बॉर्डर की बात करें, वहाँ पे फेंसिंग भी हुई है और चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, चूँकि फैटफ में हम फंसे हुए हैं और वहाँ उनकी जो डिमांड्स थी उनको पूरा किया, मीट किया उनकी तमाम शराइत को। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत काम हुआ और इमरान खान साहब की हुकूमत में मसला कहाँ आ रहा है, टैक्स भी अच्छा कलेक्ट किया गया है और बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ जो माफियाज के खिलाफ उन्होंने एक जंग का ऐलान किया था, वहाँ पे वो उस तरह कामयाबी उनको नहीं मिली और वो आखिरी अपनी जब तक उनकी हुकूमत थी आखिरी दिन तक वो ये बात कहते रहे कि ये वो लोग हैं जो पूरे इस मुल्क और सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, चीज़ें मिसमैनेज हो रही हैं, करप्शन की नज़र हो रही हैं, यही बुनियादी फ़र्क है बांग्लादेश और पाकिस्तान में? जी असल में ज़फ़ीर भाई बात यह है कि जो अभी आपने खुद ही बात कर दी कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट, यही 2 बड़े मैं कहूँगा कि फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को बहुत दूर कर रहे हैं इन चीज़ों से। हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ बनती है ना, वो जो ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज़ बनाती है ना, तो वो पॉलिसीज़ बनाती है सर्टन लोगों के मफादात के लिए, ठीक है। वो जब उनके साथ बैठते हैं, अब जैसे गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 8-8 करोड़ की गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, तो वाई वी आर इंपोर्टिंग दोज कार्स, वाई वी आर इंपोर्टिंग दोज लैंड क्रूजर्स एंड द ऑडीज एंड अदर कार्स, हमें वो जरूरत नहीं है। देखिए उसके लिए कितना हमारा जो, अच्छा इसी तरह देखिए कि हम जो गाड़ियों के प्लांट लगे हैं पाकिस्तान में, जापान ने लगाए, जापान हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन डिलीशन उन्होंने प्लान हमको दिया था ना। आज भी हम उनका इंजन इंपोर्ट करते हैं, पहले पैसे वहां बाहर जाते हैं, उसके बाद फिर वो प्रॉफिट यहां से लेके जाते हैं बाहर, तो हमें उनसे फायदा क्या हो रहा है? बात यह है कि हमें डिलीशन प्लांट दो, पाकिस्तान में मैं खुद अपना इंजन बनाऊं, मैं खुद उसको बनाऊं, तो मेरा वो डॉलर बाहर जाना बंद हो ना। आज जापान के 4-5 प्लांट लगे हुए हमारे पास यहाँ पर, तो हमने उनसे इस चीज पे बात की, क्योंकि हमारे नेगोशिएटर नहीं है। सस्टेनेबल हमारे लिए होगा, हमारी कॉस्ट रीजन में सबसे ज्यादा है, हमारी इनपुट अगर आप देखें तो शायद रीजन में कोई इतना ज्यादा किसी के रेट होंगे। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगी है, चार्जेस, उसके अलावा आप देखते जाइए नंबर ऑफ टैक्सेस, और अगेन फिर हमारी पॉलिसीज हैं, तो कहीं से भी हमारे लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। कोई बात यह है, ये गाड़ियां थाईलैंड बन रही हैं, वहां से एक्सपोर्ट हो रही हैं, मलेशिया बन रही हैं, वहां से एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब ये सुजुकी की गाड़ी एक है सियाज के नाम से, मेरे पास भी घर में गाड़ी एक है, ठीक है, वो पूरे राइट्स उन्होंने दे दिए, किसको? इंडिया को दे दिए, जापान ने। वहां बन रही है गाड़ी, अब वहां से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान बंद हो गई है, वहां वो गाड़ी बन रही है, उसका इंजन बन रहा है, सब कुछ वहां बन रहा है। देखिए बात यह है कि हमारा जो वेजेस है, जो कॉस्ट है हमारी, देखिए बांग्लादेश की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, कॉस्ट फैक्टर है ना, कॉस्ट फैक्टर ठीक है हमारा। देखिए जो गाड़ी है वो ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है हमारी कि हमें हर घर में हो या ऐसी चीज हो। हमें तो अपना रेवेन्यू, हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। अभी हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपना फॉरेन एक्सचेंज कैसे बचा सकते हैं। हम वो गाड़ी मुल्क में बनाएं, मुल्क में बेचें, ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, फिर वो जो उनके प्रॉफिट्स भी तो बाहर जा रहे हैं ना कंपनीज के। तो हमें पहली चीज ये देखनी है। देखिए मैं नुमान भाई की इस बात को बिल्कुल उसको मैं सेकंड करूंगा कि जैसे $3,000 करें भाई, $10,000 ही इज वेरी मच राइट।
हर बंदा जो जा रहा होता है, हमें पता है, हम भी बिजनेस में यार जाते हैं आते हैं तो लोग पैसे लेके जा रहे होते हैं इस तरह। 6 फैमिली मेंबर हैं, $8,000 पकड़ा दिए, बाहर पैसे ले गए वो, ठीक है। 10 बंदे जा रहे हैं, पकड़ाए पैसे, अपने पैसे बाहर ले गए वो। तो ये चीज, अच्छा इस पर फिर सख्ती करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ करप्शन होती है। अब मेरा कस्टमर जानने वाला है, मैं निकाल के ले गया, ठीक है। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए इसका कंट्रोल जब तक पकड़ के सजाएं, सख्ती चीजें नहीं होगी ना, हमारे यहाँ सजा का सिस्टम है ही नहीं। सजा का सिस्टम ही कैसे हो? हमारा जुडिशरी सिस्टम ही खराब है। वहां भी आप अच्छा वकील, अच्छा जज कर लो, काम आपको खराब हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, सॉरी टू से दैट। फारूक भाई, इसमें एक चीज है जो आप कास्ट फैक्टर, जिस तरह यासिर ने बात की, नुमान साहब भी बात कर रहे थे, ये अगर मैनेज भी हो जाता है, इसके लिए अब और कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे फारूक भाई, We have to cut you short, guys. हमारी क्योंकि बजट स्पीच जो है उसका आगाज हो चुका है, वो आपको बराह रास्त दिखाएंगे। और अच्छा चले, 1 मिनट है अभी हमारे पास। अच्छा, एक ब्रेक के बाद है। ऑलराइट, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ज़फीर यहाँ पे ब्रेक लेनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो बजट स्पीच है वो जारी रहेगी और उसके बाद वापस आएंगे और हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहें बजट की बात।